हेलो एवरीवन, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं। तो आज इस बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में इस बैंक का हम लोग यहाँ पे एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं इस बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था फॉर नेक्स्ट 2-3 इयर्स के पर्सपेक्टिव से कि हम लोग हमारे लोन बुक को लगभग 25% के आसपास रेट्स यहाँ पे ग्रोथ करने का टारगेट कर रहे हैं। बात करूं क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से तो उनका गाइडेंस था लगभग 3% के आसपास अपना क्रेडिट कॉस्ट मेंटेन करने के लिए। एंड साथ मैनेजमेंट का ये भी कहना था कि हम लोगों ने FY 26 के अंदर बहुत बड़े लॉसेज यहाँ पे बियर करे हैं। हमारी एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो हमारा जो FY 27 है काइंड ऑफ एक कंसोलिडेशन ये रहेगा, रिकवरी फेज का ये रहेगा। इसके अंदर हम लोग हमारे सारे ऑपरेशनल मैट्रिसेस को अच्छे से रिकवर करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक बार अच्छे से ग्रोथ की पाथ पे चलने की कोशिश करेंगे। तो एक बार देखते हैं इनका जो एक्चुअल डिलीवरी है वो किस तरह का यहाँ पे दिखाई पड़ा है। और उसके बाद एक बार थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इनका गिवन गाइडेंस वर्सेस एक्चुअल डिलीवरी के लिए। तो ऐसे कोई मेजर गाइडेंस नहीं था, फिर भी एक बार देखते हैं क्या है इनका। तो इनका जो क्वार्टर वन का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है एक बार मैं उसको यहाँ पे स्क्रीन पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे लोग डिटेल में अच्छे से एनालिसिस कर सकेंगे सारे पैरामीटर्स का। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो इनका वाई एन वाई जो उनका लोन बुक यहाँ पे लगभग 2% से ग्रोथ किया है एंड क्यून की बेसिस पे 1.4% से ग्रोथ किया है। एंड जो इनका माइक्रो बैंकिंग वाला पोर्टफोलियो है MFI सेगमेंट वाला वो यहाँ पे वाई एन वाई डी ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके भी इनके दो सब पार्ट्स हैं, माइक्रो बैंकिंग बिजनेस लोन और आपका JLG वाला लोन। उसको एक बार फर्दर स्लाइड्स में देखने की कोशिश करेंगे कि सेगमेंट वाइज यहाँ पे कितना ग्रोथ किया है। तो नॉन माइक्रो बैंकिंग वाला पोर्टफोलियो यहाँ पे वाई एन वाई 21% से ग्रोथ किया है। एंड जो इनका सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वाला पोर्टफोलियो है, सिक्योर्ड यहाँ पे लगभग 51% हो गया। आई थिंक क्वार्टर 4 के अंदर भी 51% के आसपास में था, बिल्कुल सही बात है। और जो अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो लगभग 49% के आसपास में है। एंड बात करें यदि डिपॉजिट बुक के ग्रोथ पर्सपेक्टिव से तो इनका वाई यूनिट डिपॉजिट बुक यहाँ पे लगभग 2.6% से ग्रोथ किया है। कासा डिपॉजिट 15% से ग्रोथ किया है। रिटेल टर्म डिपॉजिट 15% से ग्रोथ किया है। जो इनका इंस्टीट्यूशनल टर्म डिपॉजिट है यहाँ पे डी ग्रोथ किया 32% से। तो आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर वन क्वार्टर टू के अंदर इनका एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गया था। इसके बाद इन लोगों ने आई थिंक QIP से पैसा भी रेज किया था क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के अंदर। उस टाइम पे लाइक मतलब यार जब एसेट क्वालिटी बड़ा ज्यादा खराब हो जाएगी तो इंस्टीट्यूशनल आपके डिपॉजिट्स होंगे वो कम आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन आपके इतना इंटरेस्टेड नहीं रहेगा यदि आपकी एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई तो। तो हमने काइंड ऑफ समरी नंबर्स के यहाँ पे बात करने की कोशिश करी है। डिसबर्समेंट के लिए पहले के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनका वाई एन वाई 48% का डिसबर्समेंट हुआ है, क्यूएनक्यू बेसिस पे 20% का डी ग्रोथ हुआ है। एंड सेगमेंट वाइज भी इनका डिसबर्समेंट है। जो माइक्रो बिजनेस लोन है उसके अंदर वाई एन वाई 29% ग्रोथ है, क्यूएनक्यू बेसिस पे -25% से डी ग्रोथ हुआ है। तो जो नॉन माइक्रो बैंकिंग बिजनेस लोन है उसके अंदर वाई एन वाई डिसबर्समेंट 71% से ग्रोथ किया है और क्यूएनक्यू बेसिस पे लाइक 14% से डी ग्रोथ किया है। तो लास्ट ईयर जो इनका क्वार्टर वन क्वार्टर टू बहुत ही खराब गया था, मतलब इनकी एसेट क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इनका बिजनेस यू कैन से काइंड ऑफ डीरेल सा हो गया था। एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इनका ग्रोथ एनपी क्यूएनक्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है, 7.6% से 5.9% के आसपास आ गया है। कासा रेशियो 22% के आसपास आ गया। अब एक बार थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं और जो बाकी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है एक बार उनको गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एक बार एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है। कलेक्शन एफिशिएंसी एक्स बकेट वाला वो यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। 99.69% था क्वार्टर 4 के अंदर, अभी लगभग 99.63% के आसपास में है। ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है क्यूएनक्यू बेसिस पे। बट हाँ, जो इनका FY 25 के मिड से लेके FY 26 का जो शुरुआत के 2-3 क्वार्टर थे बड़े खराब गए थे। एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से देख लें तो इनका ग्रोथ एनपीवी और हमने वैसे डिस्कस कर लिया, क्यूएनक्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर गया है। इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये वाला है। यार इनका जो ग्रॉस एनपी का मूवमेंट किस तरह से हुआ है। तो क्वार्टर 4 यू कैन से कंप्लीट होने के बाद में 1460 करोड़ रुपए इनका ग्रॉस एनपी था। क्वार्टर 1 के अंदर इनका जो फ्रेश यू कैन से स्लिपेजेस ऐड हुआ है 195 करोड़ रुपीस का ऐड हुआ है। और आप देखो पिछले 4-5 क्वार्टर में सबसे कम है, मतलब इंप्रूवमेंट ट्रैजेक्टरी के अंदर है। क्वार्टर 4 में 268 करोड़ रुपीस के स्लिपेजेस ऐड हुए थे, अभी 195 करोड़ रुपीस के स्लिपेजेस यहाँ पे ऐड हुए हैं। और हाँ, जो इन लोगों का कुछ रिकवरीज हुआ 69 करोड़ रुपीस के आसपास का हुआ है। एआरसी को जो सेल किया है लाइक आई थिंक 365 करोड़ रुपीस एआरसी को सेल किया गया है, एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को जो डिफॉल्ट लोन बुक हो जाती है उसको सेल कर दिया जाता है। और लास्ट के 2 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली सेल कर रहे हैं बिकॉज़ अच्छे से रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां से जो इनको मिल रहा है एआरसी कंपनी से उसके अंदर ये लोग वहां पे यू कैन से अपने डिफॉल्टेड लोन बुक को बेच रहे हैं। और जो एआरसी को बेचने के कारण इनका जो ग्रॉस एनपी यहाँ पे क्यूएनक्यू बेसिस पे क्वार्टर 4 के अंदर इंप्रूव हुआ था और अभी क्वार्टर 1 FY 27 के अंदर भी यहाँ पे इंप्रूव होता दिखाई पड़ा है। आई नो राइट ऑफ भी किया 57 करोड़ रुपीस के आसपास का। क्वार्टर 3 के अंदर तो 652 करोड़ रुपीस का राइट ऑफ किया था। तो मतलब यदि अपन मतलब मैं ये कहूं तो इस पूरे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये वाला ही होगा, एसेट क्वालिटी वाला ही होगा। बिकॉज़ यहाँ से हमें बैंक का एकदम बिल्कुल जो बैकबोन है बैंकिंग की किसी ऑपरेशनल पैरामीटर से दैट इज एसेट क्वालिटी उसका पता लग रहा है कि इंक्रीमेंटली इनका जो स्लिपेजेस है यहाँ पे उतना रेट से ज्यादा ग्रो नहीं करा। मतलब जो ग्रोथ रेट है यहाँ पे कम हो गया, मतलब 260 करोड़ रुपीस आपका क्वार्टर 4 के अंदर अभी घट के 195 करोड़ रुपीस का स्लिपेज यहाँ पे ऐड हुआ है। और साथ में यदि आपका रिकवरीज भी ठीक है 70 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई पड़ रही है और क्लोजिंग ग्रोथ एनपी आपका लगभग
5.9% के आसपास दिखाई पड़ रहा है। बात करूँ क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पे लगभग 2.3% के आसपास दिखाई पड़ रही है। जो गाइडेंस था मैनेजमेंट का उसी के आसपास यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। एंड देन यदि इनका जो लॉन्ग टर्म का गाइडेंस है एफआई 28 तक का 25% के आसपास लोन को ग्रोथ करने के पर्सपेक्टिव से एफआई 28 में आपका 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी अचीव करने के लिए सिक्योर्ड लोन को 55% टोटल लोन बुक का बनाने के पर्सपेक्टिव से। अब एक बार सेगमेंटल वाइज इनका एक बार थोड़ा डिटेलिंग में डिस्कशन कर लेते हैं एयूएम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो ये इनका एक पोर्टफोलियो मिक्स हमने वैसे ऑलरेडी देख लिया है। 51% इनका सिक्योर्ड पोर्टफोलियो है। एक बार इनका जो माइक्रो बैंकिंग लेंडिंग है ना उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है। बिकॉज़ अच्छा खासा यहाँ पे लोन बुक में यू कैन से डी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है क्यूएनक्यू बेसिस पे। तो इनका जो माइक्रो बैंकिंग के अंदर इनका 2 सब सेगमेंट है। एक इनका माइक्रो बैंकिंग बिजनेस लोन है, एक सेकंड इनका जेएलजी वाला पार्ट है। तो जेएलजी वाला पार्ट के अंदर इनकी जो लोन बुक है यहाँ पे वाई ऑन वाई लगभग 38% से डिक्लाइन करी है। और ये ह्यूज नंबर आप देखो ना यार 8,163 करोड़ रुपए की लोन बुक थी लास्ट क्वार्टर 1 के अंदर भी घट के कितनी हो गई है 5,063 करोड़ रुपए के आसपास की। जबकि इनका माइक्रो बैंकिंग का जो मतलब बिजनेस लोन वाला पार्ट है वो यहाँ पे 916 करोड़ रुपए से बढ़ के कितना हो गया 2259 करोड़ रुपए के आसपास में। यहाँ पे अच्छे से 120% की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। और जो माइक्रो बैंकिंग का बिजनेस लोन है जहाँ पे लाइक किसी दर्जी को लोन दे दिया, किसी दुकान वाले को लोन दे दिया या फिर कोई छोटा मोटा काम करा कुछ सिलाई का उसको लोन दे दिया, इसका एवरेज टिकट से 1 लाख रुपए के आसपास का होता है। तो ठीक है मतलब ये लोग डायरेक्टली जो इंडिविजुअल पर्सन हैं जो अपना काम करते हैं अपना छोटा मोटा जो काम करते हैं उनको लोन देने में ज्यादा इंटरेस्टेड है रादर देन जीएलजी वाला जिसके अंदर बहुत सारे लेडीज ग्रुप को लोन दिया जाता है। उसको लोग प्रॉपर डिक्लाइन करने के फेज के अंदर आप देखो ना पिछले 4-5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली ये वाला लोन को यहाँ पे डिक्लाइन ही करा जा रहा है। वो नए लोन बांट ही नहीं रहा है इसके अंदर। वो सारे माइक्रो फाइनेंस वाले टारगेट हमेशा यही कर रहे हैं कि इंडिविजुअल लोन देने की कोशिश करें रादर देन आपका जीएलजी वाला। एक सही स्ट्रेटजी है लाइक जहाँ पे आपकी एसेट क्वालिटी ज्यादा खराब हो रही है उसके अंदर ज्यादा बार अपने हाथ क्यों जलाना, राइट। अब बात करते हैं कुछ और पैरामीटर के बारे में। इनकी जो अदर रिटेल लेंडिंग है लाइक सिक्योर्ड एमएसएमई जो लोन देते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्टली बात करें एमएसएमई लेंडिंग के बारे में तो इनका वाई लोन बुक यहाँ पे 12% से ग्रोथ किया है। यील्ड इनकी घटी है पौने 14% के आसपास थी, पौने 13% के आसपास हो गई है। बात करूं हाउसिंग लोन का तो इनका लोन बुक यहाँ पे वाई 8% से ग्रोथ किया है। लोन पीरियड लगभग वही 10.9-10.8% के आसपास स्टेबल दिखाई पड़ रही है। जो इनका कॉमर्शियल व्हीकल लोन है यहाँ पे ग्रोथ नहीं किया। यहाँ पे आई थिंक लोन बुक इनकी डी ग्रोथ करी है और यहाँ पे जो लोन पे यील्ड मिलती है वही 12% के आसपास मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। बाकी का इनका एक और कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स देख लेते हैं। आई थिंक ये वाला होलसेल लेंडिंग की एक बार बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर इनका कहना है कि होलसेल लेंडिंग का जो हमारा 41% पार्ट है ना वो बिजनेस बैंकिंग ग्रुप को दिया जा रहा है। मतलब जहाँ पे एवरेज लोन का टिकट साइज लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास में और सिक्योरिटी यहाँ से मांगी जा रही है। आपका लाइक इंटायर बुक सिक्योर्ड अगेंस्ट कोलेटरल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो एक अच्छी बात है। मतलब ये लोग जो होलसेल लेंडिंग का भी लगभग 41% पार्ट इनका सिक्योर्ड बुक को बिलोंग करता है। बाकी का जो 59% पार्ट है जो भी जो छोटी-मोटी एनबीएफसी होती हैं उनको दे देते हैं। टिकट साइज 15-20 करोड़ रुपए आसपास का एवरेज है। ठीक है, ये अनसिक्योर्ड वाला पार्ट है। एंड लास्टली कुछ और देखें स्लाइड के बारे में तो आई थिंक ये वाली स्लाइड और देख लेते हैं इनका डिपॉजिट बुक के ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे हमने वैसे डिस्कस किया था ना डिपॉजिट बुक इनकी ग्रोथ नहीं हुई है। सीडी रेशियो इनका लगभग वही मेंटेन है 84% के आसपास में। तो जो कंप्लायंस होता है आरबीआई का कि आपका सीडी रेशियो 90% से नीचे होना चाहिए, उसके अंदर फुल करता हुआ दिखाई पड़ा, अच्छी बात है। बट ऐसे कोई बड़ी ग्रोथ नहीं डिपॉजिट बुक के अंदर। तो इनके इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट है वो तो यहाँ पे डिक्लाइन कर गए हैं। तो वो एक ठीक है मतलब राइट मतलब राइट तो क्या मतलब गलत बात है मतलब इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं करना चाहिए। आप देखो ना लास्ट के क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के बाद अच्छा खासा डिक्लाइन कर गया था इनका इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट, राइट। तो डेफिनेटली आपकी जब एसेट क्वालिटी खराब होगी बैंक की तो कौन ही बड़ा इंस्टीट्यूशन आपके यहाँ पे डिपॉजिट रखने में इंटरेस्टेड होगा। तो ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में। तो ओवरऑल रिजल्ट को देखने के बाद यही पता लग रहा है कि यार ठीक है ऐसा कोई रोबस्ट नंबर नहीं रहा। लॉस रिपोर्ट किया इन लोगों ने तो क्वार्टर 1 के अंदर 50 करोड़ रुपए के आसपास का। तो ऐसा कोई रोबस्ट नंबर नहीं है। मतलब ठीक है मतलब ऐसे कोई लोन बुक की ग्रोथ रेट बहुत कोई तेजी से नहीं हुई है। मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट प्रॉफिट तो रिपोर्ट कर देते क्वार्टर 1 के अंदर बिकॉज़ जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एमएफआई वाली एनबीएफसीज हैं सबने कुछ ना कुछ रिपोर्ट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है क्वार्टर 1 के अंदर। बट स्टिल इन लोगों ने अपना प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया। दैट्स ए मतलब ठीक है बिलो द एक्सपेक्टेशन बोलूंगा मैं तो। मेरे पर्सपेक्टिव से मे बी दूसरे इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन दूसरा हो सकता है। तो बट ओवरऑल धंधे को देखें तो ऐसा कोई धंधे में भी मोमेंटम नहीं आया है बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। लोन बुक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, रिकवरी फेज के अंदर है, एसेट क्वालिटी को रिकवरी फेज में ला रहे हैं, एआरसी को अपना जो डिफॉल्टेड लोन बुक उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ग्रोस एनपी को डाउन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी इनका 5.9% के आसपास का ग्रोस एनपी है। एक बार देखते हैं इनका ग्रोस एनपी किस तरह से आगे जाके इंप्रूव होता है। बिकॉज जब तक आपका ग्रोस एनपी 3% के नीचे नहीं आएगा ना, तब तक आपको वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से कोई ढंग का रेटिंग नहीं मिलेगा। तो आपने जैसे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में बात किया था, उनका ग्रोस एनपी लाइक उनका जो एमएफआई का जो बुक होता है, उसका 12% के आसपास ग्रोस एनपी रहता है। ओवरऑल ग्रोस एनपी उनका लगभग वही 6% के आसपास रहता है। तो लास्ट के 2-3 साल से ऐसा ही उनका ग्रोस एनपी। तो उनकी जो एमएफआई की जो मतलब इतना बड़ा ग्रोस एनपी होने के कारण देखो ना उनको कहाँ रेटिंग हुआ, कहाँ 2 का प्राइस टू वैल्यू आई थिंक लास्ट के 1.5 साल 2 साल के अंदर नहीं मिला उनको। तो वही वाली बात है यदि आपका ग्रोस एनपी 3% के ऊपर रहता है तो फिर आपको उतना रेटिंग नहीं मिलता है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। ऑल्दो सूर्योदय बैंक के अंदर तो लोगों ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया, रीजन यही था लाइक उनका तो
जो एमएफआई की बुक है उसका 98% पार्ट उनका सीजीएफएम स्कीम के तहत इंश्योर्ड है, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिल जाता है। यदि कोई वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है, लोन का डिफ़ॉल्ट है, तो उनको वो पैसा वहाँ से मिल जाता है बिकॉज़ उन लोगों ने पहले इंश्योरेंस भर रखा है। तो ठीक है, बट स्टिल मतलब वहाँ पे भी ग्रॉस एनपी 6% के आसपास में और सेम आपके उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपके ग्रॉस एनपी लगभग 6% के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक बार अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर ट्रैक करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे किस तरह से ग्रॉस एनपी इनकी इम्प्रूव होते हुए जाते हैं, एसेट क्वालिटी इनकी इम्प्रूव होती है। बिकॉज़ यदि आपके ग्रॉस एनपी 3% नीचे आएँगे, तो आपको मार्केट एक बेटर रेटिंग देने की यहाँ पे सोचेगा। हाँ, क्रेडिट कॉस्ट आपका लगभग 2.5% के आसपास में ही है, जो आपका गाइडेंस था 3% के आसपास का, उससे उसी रेंज के अंदर यहाँ पे डिलीवर होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो मेजॉरिटी बात यही है, एक बार थोड़ा रिस्क एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। तो यार देखो आपको ही पता है, इस बैंक का टोटल लगभग जो लाइक एमएफआई वाला बुक है, जो अनसिक्योर्ड बुक है, वो काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 49% के आसपास में है और उसमें से एमएफआई बुक मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। तो पॉइंट ये है यार लाइक आपको तो पता ही है लाइक आपका जब एमएफआई का साइकिल अच्छा चलेगा, तो इनकी एसेट क्वालिटी अच्छी बनेगी, रिकवरीज अच्छी होगी, तो आपके प्रॉफिट्स अच्छा खासा डिलीवर होंगे। और जब प्रॉफिट्स होंगे तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बनेगा और आपका बुक वैल्यू यहाँ पे ग्रो कर पाएगा। बट आप यदि लॉसेस बुक करोगे तो फिर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव बनेगा और आपका बुक वैल्यू का डीग्रोथ होगा। बुक वैल्यू फिर ग्रोथ नहीं करेगा, डीग्रोथ करेगा। तो वही एक पार्ट है मतलब आपका यार साइक्लिकल बिज़नेस है। मतलब जिन लोगों को थोड़ा साइकिल प्ले करना है, वो साइक्लिकल वाला पार्ट देख सकते हैं। मतलब जब आपका एमएफआई का साइकिल अच्छा होता है, तो लेट्स से कैपिटल एलोकेशन किया आपने, वो जब एमएफआई का साइकिल खराब होना स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे आपने वहाँ से कैपिटल विथड्रॉ कर लिया। अदरवाइज़ वहाँ पे फिर आपका कैपिटल वहाँ पे टॉप 20-30% उड़ जाएगा जब तक आपको रियलाइज़ होगा तब तक। तो जो लोग साइक्लिकल प्ले करना चाहते हैं, वो देख लो मतलब वो उस इस बैंक को एक बार एनालिसिस करने के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। बट अगेन ये रिस्क हमेशा रहेगा बिकॉज़ आपका तो अनसिक्योर्ड बुक बहुत ज़्यादा है और स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस वाले पार्ट के अंदर है। यदि आपका कोई सैलरीड पर्सन होता जिसकी सपोज़ करो सिबिल स्कोर 750 के ऊपर होता, वो अनसिक्योर्ड लोन होता तो फिर भी कंसीडर कर लेते। बट आपका तो लाइक मेजॉरिटी ऑफ द बुक यू कैन से जो एमएफआई का जो कस्टमर्स है उसी के अंदर बिलोंग करता है। तो साइकिल जब खराब होगा पता नहीं साइकिल अभी जो अच्छा चल रहा है कितने दिन तक अच्छा चलेगा? 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 5 क्वार्टर, 6 क्वार्टर, 1 साल, 2 साल हमें नहीं पता। बट जब खराब होगा तो आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट भी दी जाएगी मार्केट की तरफ से। तो ऑलरेडी दिया भी है लास्ट के 2 साल में हमने देखा भी है। बहुत सारे एमएफआई, एनबीएफसीज़ को स्मॉल फाइनेंस बैंक को बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया गया है जब उनका लाइक एमएफआई का साइकिल खराब हो उस वाले केस के अंदर। तो साइक्लिकल पार्ट है। तो एज़ सच अब देख लो साइकिल अच्छा होगा तो अच्छा करेगा, साइकिल अच्छा नहीं होगा तो फिर पनिशमेंट होगा, पिटाई चलती रहेगी बैंक की। तो ये वाला पार्ट है तो दिस इज द लाइक बिगेस्ट रिस्क और आई थिंक आप देख लो आप साइक्लिकल थॉट प्रोसेस वाले इन्वेस्टर हो या फिर आप एक सर्टेनिटी प्रेडिक्टेबिलिटी वाले बिजनेस को देखना चाहते हो। मेरा हमेशा थॉट प्रोसेस रहता है मैं उन बिजनेसेस पे कैपिटल एलोकेट करूं जहां पे नेक्स्ट 2-3 साल के लिए बिजनेस को लेकर प्रेडिक्टेबिलिटी और सर्टेनिटी है। तो वो वाला मेरे को वहां पे ज्यादा कंफर्ट आता है, वहां पे ज्यादा कन्विक्शन आता है रादर देन आपका अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल बिजनेसेस पे, राइट? तो ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे रिस्क एनालिसिस करने की कोशिश करिए। अभी बार इस बैंक का थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। तो यार देखो क्वार्टर में तो लॉस रिपोर्ट किया है और करंटली इस बैंक का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 0.95 के आसपास में है। मार्केट कैप 2600 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो देखो यार मतलब वही आप देखो मतलब आपका जब रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव नहीं होगा तो आपका बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट फिर डीग्रो करेगा। ये वाला फैक्टर भी तो है। तो वो वाला एंगल से आपको देखना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि यार ठीक है इनका लॉस अभी आया, मे बी क्वार्टर 2 से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए। मे बी एक कंजर्वेटिवली अज्यूम कर लेते हैं कि आपका लेट्स से एफआई 27 में सपोज करो 100 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट बनेगा। तो 100 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट बनेगा तो मे बी आपका मोटा-मोटी चलो ठीक है मतलब इनकी जो नेटवर्थ है बैंक की लगभग वही 2750 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो 100 करोड़ का प्रॉफिट बनेगा तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी वही 3-4% के आसपास बनेगा। हाँ, यदि आपका प्रॉफिट 200-300 करोड़ हो गया तो बात अलग है। तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी में भी 10% बन सकता है। बट वो तो देखना पड़ेगा अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर किस तरह के प्रॉफिट्स यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं। बट फिर भी एक बार बुक वैल्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा कंजर्वेटिवली प्ले कर लेता हूँ कि मे बी इनका एफआई 27 का पैट में भी 100-150 करोड़ रुपए के आसपास होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी 4 से 5% के आसपास बनेगा। तो इनका बुक वैल्यू का ग्रोथ में भी 4 से 5% हो सकता है एफआई 27 के पैट के अकॉर्डिंग, राइट? एफआई 28 के इन लोगों ने दिया है कि रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का टारगेट कर रहे हैं। तो ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो बुक वैल्यू ग्रोथ रेट के पर्सपेक्टिव से मतलब मे बी यदि बैंक डिविडेंड नहीं देता है, ऑल्दो डिविडेंड देने के पोजीशन में तो बैंक वैसे है ही नहीं अभी। तो डिविडेंड तो कहां से देगा? इनको अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल चाहिए तो शायद डिविडेंड तो बिल्कुल भी नहीं देगा। मे बी यदि देता है तो फिर गलत बात है। इतनी बड़ी मतलब जिस तरह से बिजनेस के अंदर खराबी आई है पिछले 3-4 क्वार्टर के अंदर और 5-6 क्वार्टर के अंदर, यदि उसके बाद भी डिविडेंड दे रहे तो मतलब सही बात नहीं है। फिर तो मैं तो बोलूंगा यार मतलब आप छोटे बिजनेस हो, बहुत बड़े ट्रबल्सम से गुजर रहे हो तो पैसा बांटो मत यार डिविडेंड ग्रुप में। आप बिजनेस में लगाओ, बिजनेस को सही करो, राइट? तो मैं मान के चल रहा हूँ डिविडेंड नहीं देंगे तो उस केस में इनका जो बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट बनेगा नेक्स्ट 2 इयर्स के पर्सपेक्टिव से लगभग आपका 18 टू 20% के आसपास बन सकता है। एंड मानता हूँ कि नेक्स्ट 2 साल में यदि बुल मार्केट आता है तो इनका मे बी प्राइस टू बुक रेशियो का एक्सपेंशन कितना हो सकता है? अभी 0.95 के आसपास में है। एक्सपांड होके मे बी 1.5 1.6 का पीवी रेशियो इनको मिल सकता है यदि नेक्स्ट बुल मार्केट आता है। उस वाले केस की बात कर रहा हूँ। हाँ, यदि ग्रोथ एनपी इनके 3% से अंडर आ गए नेक्स्ट 2 साल के अंदर और अच्छा खासा एसेट क्वालिटी इन लोगों ने बिल्कुल सेट कर लिया तो मे बी इनका ग्रोथ मे बी इनको बुक वैल्यू मे बी प्राइस टू बुक रेशियो में भी अराउंड 2 का मिल सकता है। पर ठीक है वो तो सिचुएशनल है। तो हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो बड़ी कंजर्वेटिवली करनी है, राइट? तो फिर भी ठीक है यदि बुल मार्केट आता है तो 1.5 1.6 के आसपास का पीवी रेशियो मिल सकता है। इनके ग्रोथ एनपी सपोज 3% से नीचे नहीं आते हैं।
उस वाले केस की बात कर रहा हूँ। तो यदि मैं मार्केट कैप का मल्टीपल फैक्टर यदि यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ तो देखो बुक वैल्यू ग्रोथ रेट आपकी 20% के आसपास में 1.2 का फैक्टर वहां से आया। पीबी रेशियो एक्सपेंशन 0.9 से 1.5 पे जाने का लगभग 50 से 60% के आसपास का मल्टीपल फैक्टर वहां से आएगा। तो टोटल यदि मैं मार्केट कैप का एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाई फैक्टर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं नेक्स्ट 2 इयर्स के पर्सपेक्टिव से जो हमने कंडीशंस ऐड करी हैं बुल मार्केट एंड देन एसेट क्वालिटी स्टेबल उसके पर्सपेक्टिव से मे बी इनका 1.2 को यदि मल्टीप्लाई करता हूं 1.5 से तो आपका लगभग 1.7 1.8 1.9 के आसपास का फैक्टर बनता है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है मार्केट कैप मल्टीप्लाई वाला फैक्टर। बट हाँ ये चीज ध्यान रखना जो मैंने फैक्टर कैलकुलेट करने की कोशिश करी है ना वो तभी आपका वैलिड है जब इसकी एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जाएगी और बुल मार्केट आएगा। यदि एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर नहीं जाएगी पहले ही खराब हो जाएगी तो इस बैंक की और पिटाई हो सकती है। तो वो चीज एक बार ध्यान रखना मतलब ऐसा कोई मैंने फैक्टर बता दिया तो उसको आंख मूंद के लेके चले गए ये बात अलग ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिचुएशनल चीजें यहाँ पे एसेट क्वालिटी स्टेबल है तो फिर चीजें अच्छी होंगी एसेट क्वालिटी फिर से खराब हो जाएगी तो मार्केट फिर से पिटाई कर देगा फिर आपका पीबी रेशियो का एक्सपांशन भी नहीं होगा और यदि आप लॉस बुक करोगे तो आपका बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट भी यहाँ पे डिलीवर नहीं होगा तो फिर सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी हमारी जो हमने करी यहाँ पे राइट। तो आई थिंक जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना आप समझ गए होंगे। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे उत्कर्ष बैंक के बारे में एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा पर्सपेक्टिव आपको देने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस बैंक को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे सीख के एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय।